नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड महामारी की रोकथाम के समुचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते को स्वीकृति दी। भारतीय वायुसेना आज 88वां स्थापना दिवस मना रही है और दुबई में आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना किंग्स 11 पंजाब से। समाचार प्रभात के इस अंक के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर पर जन आंदोलन का शुभारंभ करेंगे। आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। कोविड संक्रमण की रोकथाम के उपायों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ये आंदोलन चलाया जा रहा है। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथों की सफाई का ध्यान रखें। संदेश के साथ ये जन आंदोलन कम लागत और दूरगामी प्रभाव का अभियान साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले मन की बात कार्यक्रम में भी लोगों से कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाने की अपील की थी। कोरोना के इस कालखंड में मैं फिर एक बार आपको याद कराऊंगा, मास्क अवश्य रखें, फेस कवर के बिना बाहर न जाएं, 2 गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है, आपके परिवार को भी बचा सकता है। ये कुछ नियम हैं, इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हथियार है, हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजबूत साधन है। और हम न भूलें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस अभियान में समाज के सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है तो एक ही सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच की एक त्रिसूत्री है, मास्क, सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना। ये 3 सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और यही त्रिसूत्री बचाव के बारे में एक जन आंदोलन शुरू होगा। लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर्स लगेंगे। जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं, ऐसे सभी जगह ये एक जन चेतना की मुहिम चलेगी। सोशल मीडिया में भी कैंपेन चलेगी। पूरी देश की सभी संस्था, समाज के मान्यवर लोग और बाकी भी सामान्य जनता इसमें शामिल होगी। सुप्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह ने भी कोरोना से बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कोरोना की बीमारी है वो सारी दुनिया के अंदर फैली हुई और डॉक्टर लोग हमें सुजेस्ट करते हैं कि कोरोना से बचने के लिए हमें अपना मुंह और नाक जो है वो बंद रखनी चाहिए, कपड़े से ढकनी चाहिए। दूसरी बात वो सुजेस्ट करते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं तो कम से कम 2-3 गज की दूरी होनी चाहिए ताकि आपका और उसका सांस जो है आपस में न मिल पाए। और तीसरी बात वो सुजेस्ट करते हैं कि आप अपने हाथ जो है वो बार बार धोते रहिए। तो इसके अलावा मैं आप लोगों से और चीज सुजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर कोरोना से बचना है तो एक्सरसाइज आदमी के लिए बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस समझौते में साइबर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग, साइबर सुरक्षा खतरों और दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों के बारे में सूचना के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना शामिल है। जापान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग का करार
हुआ है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के आपसी ज्ञान का लेन देन, टेक्नोलॉजी का लेन देन और बाकी सहयोग दोनों देशों में होगा। दूसरा एक MOU कनाडा के साथ हुआ है। भारत का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI और कनाडा का वैसा ही जो संस्था है, उनमें बार कोडिंग ऑफ फॉनल जीनोम्स यानी प्राणियों के जीनोम की बार कोडिंग करने का एक समझौता हुआ है। सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के विपणन में बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्राकृतिक गैस के उपयोग से संबंधित सुधारों को मंजूर किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि देश में प्राकृतिक गैस की कीमतों में पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी शुरू की जाएगी। हमें देश में क्लीन एनर्जी की ओर ले जाना है, गैस की कंजम्पशन को और बढ़ानी है। सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपया की निवेश अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसी बैकग्राउंड में हमने निर्णय किया, एक स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग प्रोसीजर अप्रूवल किया। DGH डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन एक पैनल ऑफ ई बिडिंग प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स के सामने, उसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी, उसमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहे, सारे प्रोविजंस उसमें रखा जाएगा और प्रोड्यूसर्स के हाथ में चॉइस रहेगा कौन सी प्लेटफॉर्म को यूज करना। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले के बारे में बताया कि कोलकाता मेट्रो रेल परियोजना के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए लागत के संशोधित अनुमानित बजट को भी स्वीकृति दी गई। कलकत्ता में जो मेट्रो सबर्बन सर्विसेज चलती हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण नया अलाइनमेंट ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के नाम से लगभग 12 साल पहले अप्रूव हुआ था। 2015 में इस प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू किया। उसकी मंजूरी नए अलाइनमेंट के हिसाब से 8,575 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी। श्री गोयल ने कहा कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की कुल लंबाई 16.6 किलोमीटर है और इसमें 12 स्टेशन होंगे। मंत्रिमंडल ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के प्रमुख के रूप में 20वें वर्ष में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि श्री मोदी ने शासन और प्रमुख क्षेत्रों में सुधार किए तथा सरकार को भ्रष्टाचार से मुक्त किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब और वंचित वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया। मंत्रिमंडल ने लोकतंत्र में लगातार 20 वर्ष सरकार के प्रमुख रहने पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया। 20 साल में मोदी जी ने सामान्य लोगों के जीवन का स्तर बढ़ाया। आवास, बिजली, गैस, टॉयलेट, टीका, आयुष्मान भारत, बैंक खाता, पानी आदि अनेक सुविधाओं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाई। लोक कल्याण का नया मार्ग प्रशस्त किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हो गई है। अब तक 58,24,462 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में सबसे ऊपर है। देश में कोविड उपचार करा रहे लोगों की संख्या में काफी कमी आई है और इस समय कुल संक्रमित लोगों की संख्या का केवल 13.44% है। इस समय 9,07,883 लोगों का उपचार चल रहा है, जबकि 57,44,693 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी जा चुकी है। देश में मृत्यु दर 1.55% है, जो विश्व में सबसे नीची मृत्यु दर में शामिल है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 8 करोड़ 22 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली में कल 2,871 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या 2,98,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक कोरोना से संक्रमित 2,70,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी में कल 3,370 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए और 35 लोगों की मृत्यु हुई। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,616 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कल से कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार ये अभियान 30 नवंबर तक चलेगा।
राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि आगामी दिनों में त्योहारों के मद्देनजर लोगों के आपस में मिलने जुलने और एकत्रित होने को ध्यान में रखते हुए कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करने, साबुन पानी से नियमित हाथ धोने जैसे बचाव के उपायों के बारे में लोगों को बताना जरूरी हो गया है। जिला स्तर पर कलेक्टर इस अभियान के समन्वयक होंगे। जिले के अन्य विभागों के कार्यालय प्रमुख संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी होंगे। इस अभियान की प्रचार प्रसार गतिविधियों की जानकारी सार्थक लाइट ऐप पर अपलोड करने के लिए भी कहा गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 1,40,000 तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,20,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 17,522 सक्रिय मामले रह गए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं को रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल जारी अधिसूचना के अनुसार जिलों के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या नगर निगम कुछ शर्तों के साथ निजी प्रयोगशालाओं को इस जांच की अनुमति देंगे। गुजरात सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं को एलिसा और क्लिया एंटीबॉडी परीक्षणों के लिए अनुमति देने का फैसला किया है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे और केमिलुमिनेसेंस एंजाइम इम्यूनोसेज नाम के यह एंटीबॉडी परीक्षण सीरम विज्ञान परीक्षण के प्रकार है। इसके परिणामों से यह पता चलेगा कि बिना लक्षणों वाले मरीजों के सहित कुल कितने लोगों को कोविड-19 था और अच्छे हो चुके हैं। इससे यह भी पता लगाने में मदद मिलेगी कि वायरस का फैलाव कितना व्यापक है और वह भविष्य में दोबारा आ सकता है या नहीं। यह परीक्षणों के द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए अच्छी रणनीति बनाने में उपयोगी साबित होगी। इस बीच गुजरात में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 1,311 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 1,414 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 86.35 तक पहुंच गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आतिथ्य क्षेत्र में कारोबार आसान बनाने की नीति को मंजूरी दे दी है। राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस निर्णय को मील का पत्थर करार देते हुए कहा कि अब इस क्षेत्र में कारोबार के लिए 70 की जगह केवल 10 लाइसेंस लेने होंगे। पहले 7 अलग अलग विभागों से 15 अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने पड़ते थे, अब केवल 9 स्वघोषित प्रमाण पत्रों की जरूरत होगी। अब इस क्षेत्र में काम करने के लिए जरूरी आवेदन पत्रों की संख्या भी 70 से घटाकर 8 कर दी गई है। इस बीच राज्य सरकार ने सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक या निगम आयुक्तों और जिलाधिकारियों के निर्देशानुसार रेस्तरां और बार खोलने की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र में मास्क और सैनिटाइजर की कीमत पर नियंत्रण रखने के लिए बनाई गई समिति ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार की मंजूरी के बाद राज्य में संशोधित दर पर मास्क बेचना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र में मास्क और सैनिटाइजर की दरें नियंत्रित करने के लिए नियुक्त समिति ने मास्क निर्माण कंपनियों के सभी पहलुओं का अध्ययन किया। कच्चा माल, उत्पादन लागत, उत्पादकों और वितरकों के लाभ जैसे सभी कारकों का अध्ययन करने के बाद मास्क की कीमतें तय की गई है। सरकार की मंजूरी के बाद N95 मास्क प्रकार के आधार पर लगभग 19 रुपए से 50 रुपए में उपलब्ध होंगे, जबकि डबल और ट्रिपल लेयर मास्क सिर्फ 3 से 4 रुपए में उपलब्ध होंगे। कंपनियों को राज्य में निर्धारित दरों पर ही मास्क बेचने होंगे। इसी के साथ मास्क की दरें निर्धारित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। सैनिटाइजर की कीमतों में भी कटौती की जा रही है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में कल 10,947 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 6,68,652 हो गई है। कल राज्य में कोरोना से स्वस्थ हुए 9,832 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। राज्य में इस बीमारी से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 5,42,906 हो गई है। कर्नाटक राज्य में कल 1,04,348 कोविड टेस्ट किए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। राज्य में अब तक 55,24,302 लोगों की जांच हो चुकी है। इस महामारी से 9,574 लोगों की मौत हुई। ओडिशा में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर 89% हो गई है। राज्य में अब तक 2,13,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो गए हैं। कल 2,995 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,40,998 हो गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड महामारी की रोकथाम के समुचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते को स्वीकृति दी। भारतीय वायुसेना आज 88वां स्थापना दिवस मना रही है और दुबई में आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना किंग्स 11 पंजाब से। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 16 जिलों के 71 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अब तक 218 उम्मीदवार पर्चे भर चुके हैं। नामांकन पत्रों की कल जांच होगी और इस महीने की 12 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 28 अक्टूबर को होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रमुख राजनीतिक नेताओं के कई संबंधी इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कहलगांव निर्वाचन क्षेत्र से उनके पुत्र शुभानंद मुकेश को टिकट मिला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव की पुत्री दिव्या प्रकाश मुंगेर जिले की तारापुर सीट से राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी बनाई गई हैं। वहीं राजद के ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र को रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिला है। दूसरे दलों में गए कुछ नेताओं को भी राहत मिली है क्योंकि वे अपनी उम्मीदवारी बचाने में सफल रहे हैं। जयवर्धन यादव जो हाल ही में राजद से जदयू में गए थे, उन्हें भी टिकट मिल गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए भरत बिंद को भी पार्टी ने टिकट दिया है। भारतीय पुलिस सेवा छोड़कर राजनीति में आए बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे जदयू के प्रत्याशियों की सूची में जगह नहीं बना पाए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। निर्वाचन आयोग ने कोविड के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए आगामी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। आयोग ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 40 के स्थान पर 30 होगी। गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए ये संख्या 20 के स्थान पर 15 रहेगी। आयोग ने कहा है कि स्टार प्रचारकों की सूची देने की अवधि अधिसूचना की तारीख से 7 दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है। स्टार प्रचारकों के अभियान की अनुमति का अनुरोध प्रचार शुरू होने से कम 48 घंटे पहले जिला चुनाव अधिकारी को देना होगा ताकि समय से आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा सकें। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव में 68 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए हैं। इसके बाद अब कुल 94 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। चुनाव के लिए नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा और कांग्रेस के पास 26 काउंसिल निर्वाचन क्षेत्रों में एक एक उम्मीदवार है। लद्दाख के राजनीति में नया प्रवेश करने वाली आम आदमी पार्टी का 19 उम्मीदवारों और 23 निर्दलीय उम्मीदवार भी लेह हिल काउंसिल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा बुधवार को लेह से भाजपा चुनाव अभियान की शुरुआत की, जिसमें मोदी सरकार के द्वारा विभिन्न विकास गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें लेह के लिए यूटी की दर्जा भी शामिल है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एलएचडीसी लेह के लिए 6वीं जनरल काउंसिल के चुनाव के लिए घोषणा पत्र 2020 जारी किया है। लद्दाख के लिए भावुक विषयों के अलावा कांग्रेस ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कृषि में बेहतरी का भी आश्वासन दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने वर्ष 2021 विधानसभा चुनावों के लिए ए पलनीस्वामी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। पार्टी के संयोजक ओ पन्नीरसेल्वम ने कल चेन्नई में ये घोषणा की। पार्टी के विभिन्न मामलों के लिए 11 सदस्यीय संचालन समिति का भी गठन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 13वें एरो इंडिया एक्सपो से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ रक्षा और एरो स्पेस उद्योग में भारत को विश्व के 5 बड़े देशों में शामिल होने में मदद मिलेगी।
बेंगलुरु में कल एरो इंडिया से संबंधित वर्चुअल गोलमेज बैठक में श्री सिंह ने कहा कि भारत को शांति के लिए रक्षा प्रणाली मजबूत करने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि एरो इंडिया 2021 का उद्देश्य भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि देश में एक सबसे बड़ा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र है। रक्षा संबंधी नई नीतियों से हम एरो स्पेस उद्योग को डिजाइन तैयार करने से लेकर उत्पादन करने तक सक्षम हो पाए हैं। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इस अवसर पर गाजियाबाद स्थित वायुसेना केंद्र हिंडन में वायुसेना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का मुख्य आकर्षण विभिन्न विमानों का शानदार प्रदर्शन होगा। प्रसिद्ध आकाशगंगा दल के स्काई डाइवरों द्वारा ध्वज के साथ वायुसेना के विमान अपने करतब दिखाएंगे। फ्लाई पास्ट में विंटेज विमान, आधुनिक परिवहन विमान और अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। समारोह विमानों के करतब के साथ 10:52 पर संपन्न होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना दिवस पर वायु सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कल दूसरे विश्व कपास दिवस पर भारतीय कपास के अब तक के पहले ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया। अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास कहा जाएगा। कस्तूरी कपास सफेदी, चमक, नरमी, शुद्धता, सौंदर्य, अनोखापन और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। श्रीमती ईरानी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कपास की अहमियत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कपास देश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है और इससे करीब 60 लाख के कपास किसानों की आजीविका चलती है। सरकार ने कहा है कि खरीफ फसल की उपज की खरीद इस वर्ष निर्धारित समय से पहले 26 सितंबर से ही शुरू हो गई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष अब तक 23% अधिक धान की खरीद हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 738 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जबकि पिछले वर्ष इस समय तक 627 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। श्री पांडे ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष 39,130 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए भेजे जाने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 21% अधिक है। जम्मू कश्मीर में कृषि उत्पाद और किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी ने जम्मू में जिला मुख्यालय में बैठक की। राज्य प्रशासन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए चालू खरीफ मौसम के लिए 18 खरीद केंद्र बनाए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि इन खरीद केंद्रों के समयबद्ध संचालन से यह सुनिश्चित होगा कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बाध्य न हो। उन्होंने कहा कि खरीद के बाद 72 घंटे के अंदर किसानों को प्रत्यक्ष अंतरण माध्यम से भुगतान कर दिया जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे बोर्ड ने 39 नई रेलगाड़ियां चलाने की मंजूरी दी है। इन्हें विशेष सेवा के तौर पर जल्द ही शुरू किया जाएगा। इनमें से अधिकतर गाड़ियां वातानुकूलित एक्सप्रेस, दुरंतो, राजधानी और शताब्दी श्रेणी की होंगी। मध्य रेलवे महाराष्ट्र में 5 अप और डाउन अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें से 2 रेलगाड़ियां मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और पुणे के बीच चलेंगी, जबकि एक रेलगाड़ी मुंबई से नागपुर, गोंदिया और सोलापुर मार्गों पर चलाई जाएगी। नागपुर के लिए दुरंतो स्पेशल रेलगाड़ी चलेगी, जबकि अन्य मार्गों पर सुपर फास्ट रेलगाड़ियां चलेंगी। इनके लिए टिकट आरक्षण आज से शुरू हो रहा है। स्पेशल रेलगाड़ियों में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने दलित समुदाय से कोविड महामारी को देखते हुए 25 अक्टूबर को नागपुर में दीक्षा भूमि और 6 दिसंबर को मुंबई में चैत्य भूमि नहीं जाने की अपील की है। श्री अठावले ने कहा कि इन स्थलों से आयोजन के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक वर्ष विजयदशमी पर बड़ी संख्या में लोग दीक्षा भूमि पर आते हैं और 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर चैत्य भूमि पर एकत्रित होते हैं। तमिलनाडु पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन को कल चेन्नई में गिरफ्तार किया। उन्हें तमिलनाडु जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 1997 से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया।
अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों अभियुक्तों को फर्जी निवेश योजनाएं शुरू करने और निवेशकों से लिए गए 218 करोड़ रुपए का भुगतान न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना किंग्स 11 पंजाब से होगा। कल रात अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 167 रन बनाए। 168 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। ग्रीस की स्टेफानोस सिसिपास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में सिसिपास ने रूस के आंद्रे रुबलेव को लगातार सेट में 7-5, 6-2, 6-3 से हराया। महिला सिंगल्स में 2 बार की विंबलडन चैंपियन पेत्रा क्वितोवा ने लॉरा सिगमंड को 6-3, 6-3 से हराकर फ्रेंच ओपन में दूसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे। तापमान 27 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में सामान्य वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में तापमान 5 और 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड हुआ और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। नवीन, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या क्या सुर्खियां हैं। मुकेश, उच्चतम न्यायालय की शाहीन बाग धरना प्रदर्शन पर सख्त टिप्पणी सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सार्वजनिक स्थानों पर बेमियादी कब्जा मंजूर नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रदर्शनों का बाग नहीं होती सड़क। हिंदुस्तान लिखता है, शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन गलत। दैनिक भास्कर लिखता है, संविधान प्रदर्शन का अधिकार देता है, मगर इसकी आड़ में सार्वजनिक स्थान पर कब्जा नहीं किया जा सकता। दैनिक जागरण ने दिया है, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन के तरीके अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं अपनाए जा सकते। अमर उजाला की सुर्खी है, रास्ता रोककर प्रदर्शन का अधिकार नहीं, आवागमन का अधिकार नहीं छीन सकते। हिंदुस्तान ने आरोप शीर्षक से लिखा है, हाथरस के बहाने दंगों की साजिश, भेजे थे 100 करोड़ रुपए। पंजाब केसरी की सुर्खी है, दंगों की साजिश के लिए मॉरिशस से आए 50 करोड़। पत्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी दिया है कि किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, हाथरस कांड पीएफआई और सीएफआई ईडी के रेडार पर। पत्र के अनुसार हिंसा भड़काने के लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग, शुरुआती जांच में जस्टिस फॉर हाथरस का कनेक्शन एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़ता दिखाई दिया। हरिभूमि ने पीएफआई की करतूत का खुलासा देते हुए सवाल किया है, 120 करोड़ भेजकर हाथरस केस में दंगा भड़काने के पीछे मास्टरमाइंड कौन? शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर जनसत्ता में है। राजस्थान पत्रिका ने कैबिनेट के फैसले को देते हुए लिखा है, कोरोना जागरूकता का चलेगा बड़ा अभियान, प्राकृतिक गैस के लिए भी अब ई निविदा की व्यवस्था, कोलकाता मेट्रो कॉरिडोर के लिए भी राशि मंजूर। नवभारत टाइम्स लिखता है, दिल्ली में 24 घंटे खुल सकेंगे रेस्तरां, कई लाइसेंस में नरमी का तड़का भी। पत्र के अनुसार वीकली बाजार को हरी झंडी, 15 से सिनेमा भी खुलेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार कोरोना रोकने के लिए गंजाम और धारावी से सीखना होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी माना, छोटे इलाकों पर ध्यान देने से रुकेगा संक्रमण, 310 शहरों पर किया गया था अध्ययन। जनसत्ता ने जेवर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए समझौते पर दस्तखत की खबर प्रमुखता से दी है। दैनिक भास्कर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के परीक्षा फीस में वृद्धि पर सीबीएसई, केंद्र और आप सरकार से जवाब मांगने की खबर प्रमुखता से दी है। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च अवार्ड शीर्षक से लिखा है, डीएनए में बदलाव का टूल बनाने वाली 2 महिला वैज्ञानिकों को मिला नोबेल। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कारों की बुधवार को हुई घोषणा।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड महामारी की रोकथाम के समुचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते को स्वीकृति दी। भारतीय वायुसेना आज 88वां स्थापना दिवस मना रही है और दुबई में आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना किंग्स 11 पंजाब से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।